हेलो एंड वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसेशन के बारे में और क्या 2023 एक रिसेशन ईयर है। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कुछ मैक्रो इकोनॉमिक टर्म समझ लेते हैं जिससे कि आपको इस वीडियो में डिस्कस किए गए टॉपिक समझने में आसानी होगी। व्हाट इज़ रिसेशन? जब भी किसी कंट्री की जीडीपी 2 कंसेक्टिव क्वार्टर्स के लिए नेगेटिव हो जाती है, इकोनॉमिस्ट का मानना है कि रिसेशन हैज़ स्टार्टेड। के रिजल्ट में गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन कम हो जाता है, पीपल लूज देयर जॉब्स और कस्टमर का कॉन्फिडेंस मार्केट से उठ जाता है। इकोनॉमिक्स में मोस्ट ऑफ द चीज़ें डिमांड और सप्लाई से समझी जा सकती हैं। सपोज किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली उसका दाम ज़्यादा होगा। वहीं अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो दाम कम होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट से अगर चीज़ों की सप्लाई कम हो जाए और डिमांड वहीं रहे तो प्राइस बढ़ जाएगा। इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। लास्ट 6 महीने से जीडीपी कम हो रही, मतलब सप्लाई कम हो रही है ड्यू टू पेंडेमिक, वॉर और एनी अदर रीज़न, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अगर लॉजिकली देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड सप्लाई को तो कंट्रोल कर नहीं सकती क्योंकि इस पर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, बट उनके पास एक टूल है जिससे वो डिमांड को कंट्रोल कर सकती हैं। इस टूल का नाम है रेपो रेट। रेपो रेट, जिसे फॉर्मली रीपर्चेज रेट भी कहते हैं, ये वो रेट है जिस पे गवर्नमेंट की सेंट्रल बैंक्स लाइक आरबीआई इन इंडिया एंड फेडरल रिजर्व इन यूएसए कंट्री के कमर्शियल बैंक्स को पैसे देते हैं। सपोज अभी अगर आरबीआई ने रेपो रेट 3% पर 100 करोड़ आईसीआईसीआई बैंक को दिए, इसका मतलब है कि कुछ टाइम में आईसीआईसीआई बैंक को 103 करोड़ आरबीआई को वापस लौटाने होंगे। अब आईसीआईसीआई आपके और हमारे जैसे लोग को 6% पर लोन देकर 106 करोड़ कमाएगा और 103 करोड़ गवर्नमेंट को वापस देगा। अब सपोज आईसीआईसीआई ने पैसे नहीं दिए, यानी डिफ़ॉल्ट कर दिया। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट आईसीआईसीआई से 105 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एज कोलेटरल रखवाएगी। नाउ लेट्स सपोज अभी अगर मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, गवर्नमेंट ने रेपो रेट 3% से 6% कर दिया। अब आईसीआईसीआई को जहां पहले 103 करोड़ लौटाने थे, उसकी जगह उन्हें 106 करोड़ वापस लौटाने होंगे। इसको रिकवर करने के लिए वो भी अपने लोन का इंटरेस्ट 6% से 9% कर देंगे। इसकी वजह से आईसीआईसीआई के जो बोरोवर्स हैं उनकी ईएमआईज़ का अमाउंट बढ़ जाएगा एंड वो इवेंचुअली बाकी एक्टिविटीज़ लाइक शॉपिंग एंड आउटिंग पर कॉस्ट कटिंग करेंगे, जिससे ओवरऑल डिमांड नीचे आ जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। ये था रेपो रेट, जिसका यूज़ करके गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। साथ ही में एक और मैक्रो इकोनॉमिक टर्म है जो रिसेशन का बहुत बड़ा इंडिकेटर है, बॉन्ड यील्ड कर्व, जो कि एक ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस पर मैच्योरिटी टाइम होता है और वाई एक्सिस पर होता है इंटरेस्ट रेट। बॉन्ड यील्ड कर्व को लॉजिकली समझने के लिए हम अपने बुजुर्गों की एक लर्निंग को बेस बना सकते हैं, सब्र का फल मीठा होता है। आइडियली जिन भी बॉन्ड्स का मैच्योरिटी टाइम ज़्यादा हो उनका इंटरेस्ट भी ज़्यादा होना चाहिए एंड वाइस वर्सा। बट कभी कभी ऐसा होता है कि शॉर्ट टर्म बॉन्ड के लिए इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है और लॉन्ग टर्म बॉन्ड के लिए कम। इसको कहते हैं बॉन्ड यील्ड कर्व इन्वर्जन, और पास्ट में देखा गया है कि बॉन्ड यील्ड कर्व का इन्वर्ट होना रिसेशन का एक इंडिकेटर है। चलो, ये तो हो गई बेसिक टर्म्स की बात जिससे हम करंट सिचुएशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब शुरू से समझते हैं कि हो क्या रहा है। मार्च 2020 में कोविड-19 के इनिशियल केसेस पीक करने लगते हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीज़ में लॉकडाउन लग जाता है। इस वजह से ऑलमोस्ट सारी मार्केट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड सफ़र करती हैं क्योंकि लोग पैनिक करने लगते हैं और इस सिचुएशन को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट्स एक्स्ट्रा कैश प्रिंट करती हैं अपनी अपनी इकोनॉमी में। अब मार्केट में सप्लाई कांस्टेंट है, बट एक्स्ट्रा मनी की वजह से डिमांड बढ़ जाती है, जिससे ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ जाता है। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब जैसा कि आप यूएस के इन्फ्लेशन के इस ग्राफ में देख सकते हो कि दिसंबर 2021 तक यूएस का इन्फ्लेशन फ्री फॉल में बढ़ता रहा और 1% से 7% तक चला जाता है। देखते ही देखते 2 साल बीत गए और 2022 आ चुका है और लोगों को उम्मीद है कि कोरोना क्राइसिस एंड हो गई, इकोनॉमी रिकवर करेगी। तभी रशिया और यूक्रेन बॉर्डर पर टेंशन बढ़ने लगती है और 24 फरवरी 2022 को रशिया यूक्रेन पर अटैक कर देता है। यूक्रेन एंड रशिया बीइंग एक्सपोर्टर्स ऑफ 1/3 ऑफ व्हीट ऑफ द वर्ल्ड। ऑल्सो ये दोनों वर्ल्ड का 65% सनफ्लावर ऑयल भी एक्सपोर्ट करते हैं और रशिया पूरे यूरोप को एनर्जी सप्लाई करता है। इन्हीं सब सिचुएशंस की वजह से एडिबल ऑयल, फूड और एनर्जी प्राइसेस बढ़ने लगे। देखते ही देखते यूरोप में अक्टूबर 2022 में इन्फ्लेशन 10.6% तक चला गया, जो कि ऑल टाइम हाई है। यूएसए में जून 2022 में इन्फ्लेशन 9.1% तक आ गया था, जो कि
40 ईयर्स में सबसे मैक्सिमम है यूएस के लिए, जहां यूएस फेडरल रिजर्व के हिसाब से ये रेट 2% या उससे कम होना चाहिए। सिंस द डॉलर इज द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, इसकी वजह से ग्लोबली ऑलमोस्ट सारी इकोनॉमीज पर रिपल इफेक्ट आता है, इंक्लूडिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्ट में समझा था कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है फेडरल रिजर्व रेपो रेट को भी बढ़ाती है, और यही हुआ। अप्रैल 2022 तक यूएस में रेपो रेट जहां लेस देन 1% था, बढ़ते बढ़ते आज 5% के पास आ गया है। इसी के पैरेलल में टेक सेक्टर में अलग ही कहानी चल रही थी। लास्ट 2-3 सालों में जब पेंडेमिक की वजह से ज़्यादातर बिजनेसेस घर से ऑपरेट हो रहे थे, तब बिजनेसेस लाइक ई कॉमर्स, सैस, एडटेक एक्सेट्रा, इन सब की डिमांड स्काई रॉकेट कर गई। इस डिमांड को रीच करने के लिए कंपनीज ने काफ़ी लोगों को हायर किया, और अब जब डिमांड कम हो गई है तो मास लेवल पर लेऑफ्स हो रहे हैं। यूएस में रेपो रेट का कम होना भी एक वजह थी जिससे इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट पॉजिटिव था, और वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे इन टेक स्टार्टअप्स में। अकेले इंडिया में 2021 में 44 और 2022 में 21 यूनिकॉर्न्स बने, और स्टार्टअप्स को लेके मार्केट सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव था। धीरे धीरे 2022 के लास्ट क्वार्टर आते आते चीज़ें बिगड़ने लगी, और ऑल दिस जियोपॉलिटिकल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस लीड टू अ फंडिंग विंटर इन स्टार्टअप इकोसिस्टम्स वर्ल्ड वाइड। इंडिया में पिछले 7 महीनों से एक भी नया यूनिकॉर्न नहीं बना है, और अगर करंट मार्केट कंडीशंस को देखा जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे बड़े स्टार्टअप्स अपना सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए कम वैल्यूएशन पर भी फंडिंग उठा रहे हों। मोल्बियो डायग्नोस्टिक्स लास्ट कंपनी थी जो यूनिकॉर्न बनी सितंबर 2022 में। आशीष कुमार, जो कि को फाउंडर एंड जनरल पार्टनर हैं फंडामेंटम पार्टनरशिप के, उनका कहना है कि द फ्रेंजी ऑफ चेजिंग वैनिटी मैट्रिसेस इज गॉन। आई विल नॉट क्लेम दैट इट विल नेवर कम बैक अगेन, but the founders are a lot more pragmatic about chasing a slightly profitable growth or close to profitable growth, although it may not be as quick as they were trying 12 to 24 months back. He also adds कि Indian venture capital ecosystem also sees a lot of funds coming from West, and these guys have been out of market. So this suggests that they have also become a lot more pragmatic about how much to burn and how much to invest. और अभी ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम के रीसेंट डेवलपमेंट्स को देखा जाए तो ये बात बहुत हद तक सही भी है। अभी लास्ट कुछ ही दिनों में बड़े बड़े इंटरनेशनल बैंक्स जैसे कि सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक, सिल्वर गेट बैंक, क्रेडिट स्विस कोलैप्स कर गए। सिलिकॉन वैली बैंक, जो कि साइज में हमारे HDFC बैंक के बराबर था और यूएस का 16th लार्जेस्ट बैंक था, उसका कोलैप्स तो बॉन्ड यील्ड कर्व के इन्वर्जन को समझने के लिए एक बहुत अच्छी केस स्टडी की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। किसी भी बैंक में जो डिपॉजिटर्स होते हैं वो पैसे जमा करते हैं, और फिर बैंक इन पैसों पर उन्हें इंटरेस्ट देता है, और बैंक इन डिपॉजिट्स को आगे लोन पर दे देता है थोड़े ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर। सिलिकॉन वैली बैंक के केस में इनका ज़्यादातर डिपॉजिट VCs और स्टार्टअप से आता था, और टेक स्टार्टअप्स ने जो ग्रोथ देखी 2020 और 2021 में, उस वजह से जहां इनका डिपॉजिट 2019 में बस $61 बिलियन था, वहीं 2021 में ये बढ़कर $189 बिलियन हो गया। अब इनके पास जो डिपॉजिट था वो 3x हो गया था, एंड ऑलमोस्ट इनके पास $100 बिलियन एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स थे जो इन्हें आगे फर्दर इन्वेस्ट करनी थी, जिससे कि अपने डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट दे सके। अब इन लोगों ने इस टोटल डिपॉजिट का 35% स्ट्रेट अवे लोन्स पर दे दिया, 12% इन्वेस्ट कर दिया AFS सिक्योरिटीज़ में, यानी अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज़। ये एक तरह का लिक्विड एसेट है जिसे आप शॉर्ट टर्म में भी सेल कर सकते हो, एंड बाकी का 43% वॉज इन्वेस्टेड इन हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटीज़, जिनका आमतौर पर मैच्योरिटी टाइम होता है 10 साल। जब सिलिकॉन वैली बैंक ने इन HTM सिक्योरिटीज़ में पैसा डाला तब इनका इंटरेस्ट रेट था 1.56%, एंड बढ़ते इन्फ्लेशन को देखते हुए जैसे ही फेडरल रिजर्व ने रेपो रेट को बढ़ाया, तब शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने लगा कंपेयर टू लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हेल्ड बाई सिलिकॉन वैली बैंक, एंड दिस यील्ड कर्व इन्वर्जन वॉज द स्टार्ट ऑफ द एंड ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक। पैरेलली स्टार्टअप्स को भी फंडिंग नहीं मिल रही थी, तो वो अपना पैसा एग्रेसिवली निकाल रहे थे, एंड इससे ये सिचुएशन आ गई कि सिलिकॉन वैली बैंक वॉज लेफ्ट विथ नो लिक्विडिटी। अब इस सिचुएशन में उन्हें अपने ये हेल्ड टू मैच्योरिटी बॉन्ड्स को लॉसेस में बेचना पड़ा, जिससे उनके डिपॉजिटर्स में और पैनिक हुआ, एंड फिर बैंक ने अपने स्टॉक्स को भी ओपन मार्केट में रख दिया टू गेट सम मोर लिक्विडिटी।
ऑल दिस लेड टू अ बैंक रन, और देखते ही देखते सिलिकॉन वैली बैंक वॉज नॉट इन अ सिचुएशन टू रिटर्न डिपॉजिटर्स मनी। अब सवाल आता है सानू की, यूएस में बैंक्स बंद हो रहे हैं तो हमें क्या? राजीव चंद्रशेखर, जो कि इंडिया के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के, उनका कहना है कि द सिलिकॉन वैली बैंक क्लोजर इज सर्टेनली डिस्क्रप्टिंग स्टार्टअप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. Startups are important part of new India economy. I will meet the Indian startups this week to understand impact on them and how government can help during this crisis. Obviously US के इन बैंक्स के कोलैप्स से स्टार्टअप्स में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा क्योंकि उनका ज़्यादातर पैसा बाहर से ही आता है, बट ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी पे इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। 1948 से लेकर अब तक जहां यूएस में 11 रिसेशंस हुए हैं, वहीं इंडिया में अभी तक केवल 5 हुए हैं। 1958, 1966, 1973, 1980 और 2020 ड्यू टू कोविड-19। सो टेक्निकली 1980s के बाद इंडिया में बस एक रिसेशन आया है, वो भी तब जब पूरा देश लॉकडाउन में था। हेंस वी डोंट नीड टू पैनिक, स्लो डाउन आएगा, 1-1.5 साल रहेगा और फिर थिंग्स विल गेट बैक टू नॉर्मल। अब इन पास्ट रिसेशंस की डिटेल्स आपको जाननी है तो किसी और वीडियो में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। इफ़ इट डज तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट दैट लाइक बटन। कमेंट में आप बता सकते हो अपने व्यूज़ इस टॉपिक के बारे में, और अगर आपको D2C बिजनेसेस के बारे में जानना है, उनकी ग्रोथ और उनके स्कोप के बारे में, तो आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।